नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब आरोह भाग 2 पुस्तक के काव्य खंड के दूसरे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पतंग कविता दी गई है। बच्चों, पतंग कविता के कवि हैं श्री आलोक धनवा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस के चलते, उसके प्रकोप के चलते हम सब अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। बच्चों, कल मैंने अपनी खिड़की से, क्योंकि हम घर के अंदर बंद हैं ना, तो अपने घर की खिड़की से जब बाहर झांका तो मुझे आकाश में एक पतंग उड़ती दिखाई दी। मैंने सोचा, अरे हम सब तो डरे बैठे हैं, हम सब तो सहमे बैठे हैं, और ये पतंग तो बड़ी साहसी है। चलो पतंग से पूछते हैं, पतंग पतंग तुम कैसे उड़ पाती हो इतनी कठिनाइयों में, इतनी निराशाओं में। तो पतंग ने मुझसे कहा, तुम भी मेरी तरह सोचो। मैंने पूछा, तुम क्या सोचती हो, बताओ जरा। तो पतंग ने उत्तर दिया, सारे सपने साकार होंगे, कंठ तुम्हारे हार होंगे, मन के सारे डर हटेंगे, मुश्किलों में भी रास्ते मिलेंगे। कर्म पथ पर चलते जाना, मेरी तरह तुम उड़ते जाना। नील गगन की ऊंचाइयां कम हो जाएंगी, समुंदर की गहराइयां भी नप जाएंगी। मन का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि नई सुबह नई रोशनी लाएगी। बस कर्म पथ पर चलते जाना, मेरी तरह तुम उड़ते जाना, मेरी तरह तुम उड़ते जाना। तो बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी पतंग भी हमें यही संदेश देती है कि निराशाओं के बादलों को छांटकर हमें सदैव वही अनुशासन अपनाना है जो हमारे और हमारे समाज के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए सही है। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले कवि का परिचय जानते हैं। श्री आलोक धनवा जी का जन्म 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ। उनकी रचनाएं जनता का आदमी, दुनिया रोज बनती है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का सम्मान, और उन्होंने बहुत अल्प साहित्य लिखा, लेकिन वे अपनी एक पहचान साहित्य जगत में बना चुके हैं। तो उनकी इन विशेषताओं के साथ चलते हैं पतंग कविता की ओर। सबसे पहले पतंग कविता की काव्यगत विशेषताएं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी काव्य रचना की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत 2 प्रकार की विशेषताओं को लिया जाता है। पहला शिल्प सौंदर्य, दूसरा भाव सौंदर्य। सबसे पहले शिल्प सौंदर्य की चर्चा करते हैं। बच्चों, पतंग कविता में भारतीय संस्कृति का चित्रण हुआ है। आप जानते हैं, पतंग हमारे अनेक त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है। चाहे वह रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे मकर संक्रांति का त्योहार हो, हम पतंग उड़ाकर अपनी खुशी, अपनी स्वतंत्रता को जाहिर करते हैं। इस कविता में क्योंकि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसलिए कवि को बच्चों के मन के विषय में जानकारी है। दूसरी विशेषता है, बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। कविता की अगली विशेषता यह है कि इस कविता में बच्चे जो इच्छाएं करते हैं, उनके मन में जो उमंगें होती हैं, उनका सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है। इसकी शैली चित्रात्मक है। बच्चों, किसी भी काव्य रचना की शैली जब चित्रात्मक होती है, इसका यह अर्थ होता है
कि जो शब्द कवि ने लिखे हैं वे मात्र शब्द नहीं हैं, बल्कि उनके चित्र हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। अगली विशेषता है सुंदर बिंब योजना। बच्चों, बिंब योजना के विषय में हम पिछली कविताओं में पढ़ चुके हैं। बिंब का अर्थ होता है छवि, इमेज। जब कोई शब्द किसी प्रकार की छवि देने लगे, इमेज देने लगे, तो वहाँ बिंब पाए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बिंब 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकार के बिंबों में से 3 प्रकार के बिंबों का प्रयोग पतंग कविता में किया गया है, जिन्हें हम आगे समझेंगे। पूरी कविता में अलंकारों का सुंदर और कुशलता से प्रयोग है, जिन्हें हम कविता की पंक्तियों को पढ़ने के दौरान समझेंगे। बच्चों की बात है, इसलिए वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस में मधुरता होती है, इसलिए माधुर्य गुण है। छंद मुक्त है और अतुकांत कविता है। आइए इस कविता के भाव सौंदर्य या मूल भाव या प्रतिपाद्य के विषय में जानते हैं। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने से बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, पतंग हर बच्चे की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होती है। जब पतंग आसमान में उड़ती है तो बच्चे भी उस पतंग के साथ साथ आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता में बच्चों की इच्छाओं और उमंगों के साथ साथ प्रकृति में आए परिवर्तन को भी कवि ने अभिव्यक्त किया है और इसके लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। यह कविता हमें बच्चों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। शरद ऋतु ऐसी ऋतु जिसमें आसमान साफ रहता है, मौसम न बहुत ज़्यादा गर्म होता है न बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यानी हमारे जीने के लिए अनुकूल समय होता है शरद ऋतु का समय। इस ऋतु में जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया होती है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय तो है, पर दूसरी ओर अपने भय पर विजय पाते बच्चे भी हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। इन पंक्तियों को इस तरह से समझेंगे कि शरद ऋतु के आने पर जब बच्चे अपनी चमकीली साइकिलों पर सवार होकर साइकिल की घंटी तेज तेज बजाते हुए सड़कों पर निकलते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं, तो जिस क्षेत्र में जिस जगह वे हंसते गाते किलकारियां मारते सीटियां बजाते पतंग उड़ा रहे होते हैं, वह दुनिया वह जगह तितलियों की तरह से रंगीन हो जाती है। वहाँ की दिशाओं में सुंदर संगीत बजने लगता है। जब बच्चे छतों पर पतंग उड़ाते हैं तो छतों के खतरनाक कोने पहले तो उन्हें उनका शरीर गिरने नहीं देता। उनका शरीर जो पतंग की डोर के साथ, पतंग के धागे के साथ बंधा हुआ है, इसलिए उनका शरीर वे उन छतों से गिर नहीं पाते। यदि गिर भी जाते हैं और गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं तो उनकी आंखों में इतना साहस होता है, वे अपने भय पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं और वे सदैव गिर गिर कर संभलना जानते हैं। ऐसे में माँ पृथ्वी उनके पैरों का स्पर्श करके उनको आशीर्वाद देना चाहती है। बच्चे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लेकर अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चों में अद्भुत ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का प्रयोग वे पतंग उड़ाने में करते हैं।
उस साहस के साथ करते हैं जो उन्हें गिरकर भी संभलने का एक अवसर देती है। आइए कविता को समझते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस का सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। बच्चों, ये शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इन शब्दों के अर्थों को देख लीजिए और इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। इन कविताओं की पंक्तियों में ये विशेषता है कि इसमें बिंबात्मक शैली का वर्णन किया गया है, शरद ऋतु का मानवीकरण है, उपमा, उपमा अलंकार कहाँ है? खरगोश की आंखों जैसा, इसमें उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो आप जानते ही हैं कहाँ कहाँ ढूंढना है आपको, कैसे ढूंढना है आपको। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ। खड़ी बोली तो है ही, इसमें मिश्रित शब्दावली है क्योंकि साइकिल जैसे अंग्रेजी शब्द भी हैं, देशज शब्द भी हैं और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसी के साथ साथ नाजुक जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थीं, यानी बहुत तेज वर्षा होती थी, वह समाप्त हो गई है। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। जब भादो माह था तब वर्षा होती रहती थी और वर्षा के कारण आकाश में बादल छाए रहते थे, तो सुबह भी सुबह जैसी नहीं लगती थी, सुबह के प्रकाश में भी कमी होती थी। लेकिन अब शरद ऋतु का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपनी चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है। कवि कहता है, शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है। शरद ने आकाश को पतंग के उड़ने के अनुकूल कर दिया है। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जो कि पतंग है उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता हुआ देखकर बच्चे सीटियां मारने लगते हैं, किलकारियां भरने लगते हैं, वे खुश हो जाते हैं और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। तितलियां इसलिए भी दिखती हैं क्योंकि तितलियां विभिन्न रंगों का प्रतीक हैं, तितलियां कोमलता का प्रतीक हैं, तितलियां चंचलता का प्रतीक हैं और बच्चे भी विभिन्न रंगों से भरे, कोमल और चंचल होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे तितलियों की भांति कोमल और नाजुक भी होते हैं।
आशा है आपको ये पंक्तियां समझ आई होंगी। अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। इन पंक्तियों की जो विशेषताएं हैं वे भी दी गई हैं, आप उन्हें देखें, समझें। आइए अलंकारों को देखते हैं। मानवीकरण अलंकार, पृथ्वी घूमती हुई आती है, पृथ्वी का मानवीकरण है। अनुप्रास अलंकार आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। उपमा अलंकार, दिशाओं को मृदंग की तरह, तरह शब्दवाचक है, इसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है, बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो कपास की नरमी और लोच आदि लेकर पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। बच्चों, धरती हमारी माँ होती है और बच्चे धरती पुत्र। तो माँ अपने बच्चों का स्पर्श करके उन्हें आशीर्वाद देना चाहती है, इसलिए पृथ्वी घूमती घूमती बच्चों के कोमल पैरों को स्पर्श करना चाहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, बल्कि होता ये है कि बच्चों के पैर इतने कोमल होते हैं कि कठोर छतें भी उनके पैरों के स्पर्श से नरम हो जाती हैं। उनकी पद चापों यानी उनके पैरों से होने वाली आवाज, पैरों की आहट से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होने लगता है। बच्चों, मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें जिसे बजाने से बहुत ही सुंदर मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। बच्चों, आपने भी झूले की पेंग तो जरूर बढ़ाई होगी। आप जानते हैं पेंग किसे कहते हैं? जब आप किसी झूले पर बैठते हैं और उस झूले को पीछे की तरफ ले जाते हैं और जब हमें ऊंचाई को छूना होता है तो पीछे जाकर हम पैर से जमीन को धक्का देते हैं और फिर क्या करते हैं? अपने दोनों पैरों को जोड़कर आकाश की तरफ उड़ने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं पेंग बढ़ाना। तो बच्चों का शरीर पेंग बढ़ाते हुए आगे पीछे होता है और उनके शरीर में किसी पेड़ की डाली या टहनी की तरह लचीलापन पाया जाता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक भी आ जाते हैं। यहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। शरीर का रोमांच कैसे? उनका शरीर वहाँ है ही नहीं, असल में उनका शरीर, उनका मन, उनकी इच्छाएं, उनकी उमंगें, उनका उत्साह, उनके सपने, उनकी कल्पनाएं सब पतंग की उस डोर से बंधे हैं, तो वह डोर उन्हें गिरने से बचा लेती है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं। इस समय उनका ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान और ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो
पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो और गिरने से बचा लिया हो। आइए आगे देखते हैं और प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न हैं बच्चों, इन्हें आपको करना है। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आप मुझसे संपर्क करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर, पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। शब्दों के अर्थ देखते हैं। यहाँ रंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे समझना आवश्यक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अर्थात जब पतंग उड़ती है, पतंग के साथ साथ बच्चे उड़ते हैं अपने रंध्रों के सहारे, अर्थात अपनी सांस के सहारे। सांस की उठती और गिरती हुई लहर से, लय से वे पतंग के साथ उड़ रहे हैं। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। अनुप्रास अलंकार आप ढूंढ सकते हैं और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार साथ साथ जैसे शब्दों में पाया गया है। बाकी सारी विशेषताएं आप इसमें से पढ़ सकते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है, आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते हुए देखकर बच्चों के मन में भी आकाश उड़ रहा है, यानी बच्चों का मन भी आकाश में उड़ने लगता है। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं और वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। मानो ऐसा लगता है मानो काल्पनिक तौर पर पतंग के साथ साथ उनका शरीर भी उड़ने लगा है। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं। पतंग उड़ाते समय उन्हें ध्यान नहीं रहता कि छतों का खतरनाक किनारा आ गया है और वे गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच भी जाते हैं। उस समय उनके मन का भय, उनके मन का डर समाप्त हो जाता है। यहाँ उनके व्यक्तित्व का और अधिक विकास होता है। वे और अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज जो कि सुनहरे रंग की किरणों के साथ दमक रहा होता है, उसके सामने आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर साहस के साथ उसका सामना करने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं और उनके इस उत्साह को, उनके इस उमंग को, उनकी इस गति को, उनके इस उल्लास को देखकर पृथ्वी और भी तेजी से उनके बेचैन पैरों का स्पर्श करना चाहती है। पृथ्वी माँ है, इसलिए अपने पुत्र को छूकर उसे बलैया देना चाहती है, उसे आशीर्वाद देना चाहती है। बच्चों, ये प्रश्न है इस काव्यांश पर आधारित, इसे आप देखेंगे और इन सबको आप करेंगे। हमने कविता के प्रारंभ में बिंब योजना की बात की थी कि इस कविता में सुंदर बिंब योजना है। तो यहाँ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन पंक्तियों को देखिए और इन सब में कहाँ-कहाँ दृश्य बिंब है, कहाँ श्रव्य बिंब है और कहाँ स्पर्श बिंब है, उन्हें आप देखिए। जहाँ शब्द दिखाई देने लगते हैं जैसे तेज बौछारें, केवल ये दो शब्द नहीं हैं, पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो बाहर वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर दृश्य बिंब होगा। श्रव्य बिंब घंटी बजाते हुए जोर जोर से। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नन्हा सा शैतान बालक साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर हमें बुला रहा है और आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ श्रव्य बिंब होगा। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए,
मुलायम यानी नाजुक, कोमल। तो जैसे ही मुलायम शब्द आता है कविता में, हमें ऐसा लगता है कि हम उसका स्पर्श कर रहे हैं, हम उसे छू कर देख रहे हैं कि आकाश कितना मुलायम है। तो ऐसे में स्पर्श बिंब होता है। बच्चों, ये प्रश्न हैं जिनको आपको करना है, और प्रश्नों से संबंधित कोई भी कठिनाई आपको यदि होती है तो आप मेरे ब्लॉग पेज को संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉग पेज के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न इस कविता से संबंधित हैं। आशा है आप इन्हें कर पाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से पूरा करेंगे। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने यह सीखा कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, मन में सदैव उल्लास, उमंग, उत्साह और आशा का भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार से पतंग ऊंचे आकाश पर, नीले आकाश पर विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए ऊपर बढ़ती जाती है, अपने रंग को चारों ओर फैलाती है, अपनी खुशी को चारों ओर फैलाती है, पतंग को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही हमें भी कैसी भी कठिनाई क्यों न आए। आप जानते हैं आज वैश्विक महामारी का समय है, तो ऐसी बड़ी कठिनाई भी क्यों न आए, हमें सदैव अपने आसपास के वातावरण को न केवल आशा से भरे रखना है, बल्कि स्वयं भी आशान्वित होकर एक नई सुबह का इंतजार करना है और अनुशासित रहकर नियमों का पालन करना है, घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और यदि घर से बाहर किसी कारण से निकलना हो तो उन सभी नियमों का पालन करना है जिन्हें भारत सरकार ने हमारे लिए सुनिश्चित किए हैं। तो बच्चों, इस कविता के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हमारा अगला पाठ होगा भक्तिम, जिसमें हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते बच्चों। धन्यवाद। मीता गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, बरेली।